हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अब तक हम सेक्शन 33 तक पहुँच चुके हैं पढ़ते पढ़ते। आज हमारा सेक्शन 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39 चलेगा। ठीक है दोस्तों, जब हम 34 पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक सब हेडिंग देखते हैं उसके ऊपर। उस सब हेडिंग का नाम है स्टेटमेंट मेंट अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। 34 से लेके ये 38 तक चलती है, जिसमें कि कोई भी स्टेटमेंट अगर किसी विशेष परिस्थितियों में किया गया है उसको रेलिवेंट समझा जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम सेक्शन 34 जब पढ़ते हैं, 34 में देखिए हेडिंग इस तरीके से है, एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो एंट्रीज जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो की गई होती हैं, ठीक है, अगर वो रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में जो 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 रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है उसमें की गई हैं तो वो रेलिवेंट होती हैं। ठीक है, यही है सेक्शन में, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मुश्किल से 10-15 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें आपको ये सारे सेक्शन बता दिए जाएंगे और पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। तो सेक्शन 34 क्या कहता है, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अगर किसी बुक्स और अकाउंट्स में कोई भी एंट्रीज की गई हैं तो वो रेलिवेंट हो जाएंगी। शर्त यही है कि रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो जो है कोर्स ऑफ बिजनेस में रेगुलरली मेंटेन की जा रही हो। ठीक है, यहाँ ये भी कंडीशन नहीं है सेक्शन 34 में कि वो पब्लिक पर्सन हो या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन यही है कि वो जो है रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें एक केस है जो आपको याद रखना है। वो क्या है, बहुत ही फेमस केस है। देखिए दोस्तों, उसका नाम है LK अडवाणी वर्सेस CBI। ठीक है, ये LK अडवाणी वही हैं जो BJP के मार्गदर्शक मंडल में जो है। ठीक है, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि गूंज रही है जिसकी वाणी वो है लाल कृष्ण वाणी। उन्हीं उन्हीं पर केस हुआ था। आपको इस केस के फैक्ट याद नहीं रखने हैं, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये केस जो है सेक्शन 34 से रिलेटेड है, इससे ज़्यादा और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, अगली बात आती है सेक्शन 35। जब सेक्शन 35 को पढ़ेंगे तो उसमें है रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन द पब्लिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक वाला भी शामिल होगा, ये दोनों में, ऊपर वाले में भी सेक्शन 34 में भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है बुक्स और अकाउंट होंगी वो भी रेलिवेंट होंगी। इसमें भी जो है इसको आप मान के चलिए। ठीक है, रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन द पब्लिक रिकॉर्ड्स। जो पब्लिक रिकॉर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो जैसे पब्लिक रजिस्टर वगैरह जो होते हैं उनमें जो एंट्रीज की गई होती हैं वो भी रेलिवेंट होती हैं। शर्त यहाँ यही है कि जो एंट्री जो की गई हो या तो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा की गई, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई हो जिसको वो एंट्री करने का अधिकार दिया गया हो, या ठीक है, या तो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा एंट्रीज की गई हो या ऐसे व्यक्ति के द्वारा एंट्रीज की गई हो जिसको ये सब करने का अधिकार हो, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे आपको पब्लिक रिकॉर्ड और प्राइवेट रिकॉर्ड नहीं बता रहा, ना ही पब्लिक सर्वेंट बता रहा हूँ, क्योंकि जब सेक्शन 74 और 75 पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको सेक्शन 35 में क्या याद रखना है, सेक्शन 35 में जो याद रखना है वो है पब्लिक रिकॉर्ड्स और पब्लिक जो है बुक्स वगैरह जो होती हैं, रजिस्टर होती हैं, रजिस्टर जो होते हैं, पब्लिक रजिस्टर जो होते हैं वो सारी, एंड उसमें जो एंट्रीज की गई होती हैं वो रेलिवेंट होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मैरिज रजिस्टर होता है उसके यहाँ भी एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, तो उसमें कोई एंट्री की गई है वो भी रेलिवेंट हो जाएगी। जैसे पब्लिक स्कूल्स वगैरह होते हैं उसमें कोई एंट्री की गई है तो वो रेलिवेंट हो जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है, रेलिवेंट हो रही है, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ना ही पहले वाले में जो है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट वाले में कंक्लूसिव प्रूफ है, ना ही इसमें कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक है, एक उसकी सिर्फ एक, जैसे अदर एविडेंसेस की एविडेंसरी वैल्यू होती है वैसे ही इसकी एविडेंसरी वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगली बात आती है रेलिवेंस। अगला जो सेक्शन है वो याद रखना है, सेक्शन 36, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। अगर मान लीजिए कोई मैप या चार्ट या प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, मतलब यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनवाया है या स्टेट गवर्नमेंट ने बनवाया है, दोनों उनमें से किसी ने भी बनवाया है, और
से रिलेटेड के भी किसी केस में जो है बात उठती है तो उस मैप चार्ट्स और प्लान्स को भी जो है रेलिवेंट समझा जाएगा। सेक्शन 36 देखिए दोस्तों, सेक्शन 37 क्या कहता है, जो आपको जितना याद रखना है सेक्शन 37 में से इतना ही याद रखना है, रेलिवेंसी ऑफ एक्ट्स एंड नोटिफिकेशन, चाहे वो इंग्लिश लॉ का हो चाहे इंडियन लॉ का हो, ठीक है। एक्ट्स एंड नोटिफिकेशन याद रखना है, ठीक है। सेक्शन 38 में रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स, ठीक है। सेक्शन 38 में ये है कि मान लीजिए किसी जो है कोर्ट को, इंडियन कोर्ट को किसी दूसरी कंट्री के जो है जो लॉ है उसके बारे में कोई ओपिनियन फ्रेम करनी है तो क्या होगा, तो उस कंट्री का, जिस कंट्री के लॉ के बारे में ओपिनियन फ्रेम करनी है उस कंट्री का जो होगा ना, जो ऑफिशियल जो प्रिंटिंग प्रेस होगी उसके द्वारा जो पब्लिकेशन किया जाएगा या वहाँ के किसी कोर्ट्स का कोई डिसीजन होगा उसको वो कंसिडरेशन में ले सकती है और उस पर अपनी ओपिनियन फ्रेम कर सकती है। यही है सेक्शन 38 में, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसको याद रखने की भी ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है, क्योंकि पहले आपको ये जानना जरूरी था। देखिए इसमें मैं एक बात बताना भूल गया, सेक्शन 34 में वो है कि देखो सेक्शन 34 को आज सेक्शन 32 के सब+2 के साथ जो है कंफ्यूज मत कर जाना। वहाँ पे सेक्शन 32 के सब+2 में जो है आदमी का मरना बहुत ज़रूरी था, मरना या फिर जो 3 अदर कंडीशन थी, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी थी। यहाँ ऐसी कोई कंडीशन ज़रूरी नहीं है, अगर वो जिंदा है तब भी उसका रेलिवेंट होगा। जैसे मैं सेक्शन 34 में बता दे रहा हूँ, ध्यान आ गया था तो मैंने कहा बता दूँ कि जैसे एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी को कुछ उधार दिया और जिसने उधार दिया उसने अपनी जो बुक थी जिसको वो रेगुलरली मेंटेन करता था उसमें लिख दिया। फिर वो दूसरे आदमी से पैसा मांगता है, दूसरा आदमी कह देता मेरे पास तो तुम्हारा कोई उधार नहीं है, तो पहला वाला दिखाता है कि देखो ये मैंने जब तुम्हें उधार दिया था तब मैंने अपनी इस बुक में जो अकाउंट बुक है उसमें ये लिख दिया था, तो ये रेलिवेंट है। लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, उसको अदर एविडेंसेस से भी ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर उसने ये बात प्रूफ कर दी अदर एविडेंसेस से तो उसको जो दूसरा आदमी है उसको पैसे देने पड़ जाएंगे, सिर्फ इतनी सी बात है। देखिए सेक्शन 34, 35, 36, 37, 38 में कैसे याद किया जाएगा। देखिए जो मैंने याद किया है, क्योंकि मैं भी काफ़ी भूल जाता था दोस्तों, तो मैंने याद किया है। देखो इसका एक है B फॉर बुक्स, ठीक है, P फॉर पब्लिक रिकॉर्ड्स, और क्या है M फॉर मैप, ठीक है, और A फॉर एक्ट एंड नोटिफिकेशन, L फॉर लॉ बुक्स, यानी BP मॉल, BP मॉल आपको याद रहेगा, ठीक है। यहां से लिखिए 34, 35, 36, 37 एंड 38 याद हो गए सारे। देखिए B फॉर बुक्स एंड अकाउंट्स, P फॉर पब्लिक रिकॉर्ड्स, M फॉर मैप प्लान्स, मैप और क्या है मैप चार्ट्स एंड प्लान्स, A फॉर एक्ट एंड नोटिफिकेशन, L फॉर लॉ बुक्स, ठीक है। आपको याद होना चाहिए ये, आप इसको लिख लेना जिससे कि आपको याद होना रहेगा, क्योंकि इस हमको एविडेंस में बहुत सारे सेक्शंस नंबर भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों इतना याद हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, एक सेक्शन और बताना है। देखिए सेक्शन 39 जब पढ़ेंगे, सेक्शन 39 जब पढ़ेंगे, 39 को तो पहले यही बात याद रखनी है कि 2000 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इससे जो अमेंडमेंट हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसमें इस सेक्शन को पूरा ही हटा के दूसरा लाया गया है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया गया। ये पूछा जाता है, देखिएगा 2000 में, ठीक है, कि कौन से सेक्शन को पूरी तरह सब्स्टिट्यूट किया गया था, ये पूछा जाता है। आपको याद रखना पहली बात तो सेक्शन 39 में ये बात याद रखनी है। दूसरी बात है 39 में है क्या, 39 में इतनी सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी एविडेंस बहुत बड़े वॉल्यूमिनस जो है, मतलब बहुत ज़्यादा है, कोई मतलब क्या कहेंगे बहुत सारी फॉर्म्स में है, या जैसे मान लीजिए किसी के बीच में ये इशू उठ रहा है कि उसने किसी का जो है
डिफेम किया है, लेटर जो है एक दूसरे को भेज के। तो अब बात ये आती है उनके बीच में कितने लेटर्स जो है रेलिवेंट होंगे, ठीक है, कितने लेटर्स को जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसमें साफ साफ सेक्शन में यही बोला गया है, जितनी की कोर्ट को ज़रूरत होगी, सो मच इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट, जितनी इन्फॉर्मेशन या जो है एविडेंसेस जो कोर्ट को ज़रूरत होगी उतनी ही रेलिवेंट होगी, बाकी रेलिवेंट नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एविडेंस बहुत सारी बुक्स में जो है लिखा गया है, तो कोर्ट बताएगा कि ये बुक लेके आइए, उतनी हम जो है रेलिवेंट समझ लेंगे, सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है दोस्तों। सेक्शन देखिए, सेक्शन जब 39 पढ़ा है तो उससे पहले उसकी जो सब हेडिंग है वो भी इसी से रिलेटेड है। हाउ मच ऑफ द स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, कि कोई भी स्टेटमेंट कितना प्रूव किया जा सकता है। हाउ मच स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड, ठीक है। इसी से पता लग जा रहा है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जितना कोर्ट को ज़रूरत होगी उतना कोर्ट एविडेंसेस मांग सकता है, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे लेटर्स में उसकी बात उठ रही है, तो कोर्ट को जितने लेटर्स की ज़रूरत होगी कोर्ट उतना लेटर्स मांग लेगा। मान लीजिए कोई जो है एविडेंसेस बहुत बड़े जो है एकदम फॉर्म में है, बहुत सारी उसमें जो है फाइल्स वगैरह हैं, तो जितनी ज़रूरत होगी उतनी मांग लेगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आज आपको क्या क्या याद मैंने बताया दोस्तों, एक तो बताया बीपी नॉट और सेक्शन 39, और ये 2000 में सब्सटीट्यूट किया गया, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। और सेक्शन 34 में जो मैंने केस बताया था आपको, ये एल के अडवाणी वाला, उसको जैन हवाला डायरी केस भी कहते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, मुझे रह के चीज़ें याद आ रही हैं, ठीक है। और कोई बात हो तो आप मुझे बताइएगा। धन्यवाद।